Hello students, how are you all? I hope you all are fine. I Devesh Parmar welcome you in PN Institute. तो चलो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 सोशल साइंस का चैप्टर 9 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स कि यहाँ पे क्या बताया है कि जो हमारा फॉरेस्ट है और वाइल्ड लाइफ है वो हमारे लिए कितना डेवलपमेंट के लिए और सभी चीज़ों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। ये जो चैप्टर है उसमें हम सेक्शन ए, बी एंड सी ये 3 के लिए लर्न कर सकते हैं और उसमें से 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क वाले क्वेश्चन आते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बताया है, फर्स्ट टॉपिक दिया है यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट एंड रिसोर्स, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड रिसोर्स। तो ये जो है हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ह्यूमन का जो डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है नेचुरल रिसोर्स पे, है ना। आज हमारा दुनिया देखो या कोई भी वर्ल्ड में कोई भी कंट्री देखो तो सभी लोगों का डेवलपमेंट है, तो वो ज़रूरी है हमारे पास रिसोर्स होना, नेचुरल रिसोर्स, क्योंकि उसी में से हम रॉ मटेरियल लेके अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं। तो हमारे पास ये रिसोर्स होना बहुत ज़रूरी है। इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, आज हम देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम फॉरेस्ट के अंदर से रॉ मटेरियल लेके बनाते हैं, जैसे कि हम फर्नीचर बनाते हैं, फिर बहुत सारे आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें बनती है, मेडिसिन्स, जो मेडिसिनल प्लांट है वो हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स हम कह सकते हैं फॉरेस्ट को कि जो हमारी लाइफ को सपोर्ट करता है, उसके बिना हमारी लाइफ अधूरी रहेगी। तो इसके लिए फॉरेस्ट भी है वो बहुत ज़रूरी है हमारा। फिर यहाँ पे मीनिंग बताया है कि भाई फॉरेस्ट किसे कहेंगे। तो सिंपल, अ फॉरेस्ट इज एन एरिया विथ ट्री, श्रब्स एंड ग्रास ग्रोइंग टुगेदर। तो जो भी फॉरेस्ट के अंदर हम जाएंगे तो क्या मिलेगा, तो वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ होंगे, एक्यूमुलेशन ऑफ ट्रीज़। दूसरा श्रब्स यानी जो झाड़ी झाखड़ा जिसे हम कहेंगे, छोटे छोटे प्लांट्स है वो सब, और उसके साथ बहुत सारा ग्रास भी दिखाई देता है। तो ये सारी चीज़ें जो मिलके बनता है उसे हम फॉरेस्ट कहेंगे। ओके, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेचर एंड ह्यूमन नीड्स। तो हमारी बहुत सारी जो नीड्स है वो हमारी नेचर में से फुलफिल होती है ना। हमारी बहुत सारी नीड्स है लाइक फूड, शेल्टर एंड फ्यूल, तो वो हमें नेचर से मिलता है। जैसे हम क्या क्या चीज़ें खाते हैं तो खाने की जो जो चीज़ें आएगी वो सब उसमें से आएगी। फिर हमारा शेल्टर, रहने के लिए जो घर बनाते हैं, आज भी गांव में जाओ तो वो लकड़े के घर बनाते हैं, तो वुड उसमें से यूज़ होता है। दूसरा, फूड को हम जो वुड है उसको हम एज अ फ्यूल भी यूज़ करते हैं, गाँव में चूल्हा जलाते हैं, तो उसमें भी ज़रूरी है। वापस यहाँ पे फॉरेस्ट की डेफिनेशन जो हमने आगे देखा कि जो कॉम्बिनेशन रहेगा ट्रीज, श्रब्स एंड ग्रास, वो सब मिलके बनेगा। फिर है नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन यानी जो जो चीज़ें नेचर के अंदर अपने आप ग्रो होती है ना। जो फॉरेस्ट है उसको हम ग्रो करने नहीं गए, वो अपने आप ग्रो होते हैं। तो ऐसा जो वेजिटेशन है जो नेचुरली ग्रो होता है तो उसे हम कहेंगे नेचुरल वेजिटेशन। दूसरा हम उसको क्या कह सकते हैं, तो वर्जिन वेजिटेशन भी इसे कह सकते हैं कि जो ह्यूमन हेल्प के बिना अपने आप ग्रो होता है। ओके, तो ये 2 चीज़ हम इसमें ध्यान रखेंगे कि नेचुरल वेजिटेशन यानी जो अपने आप नेचुरली ग्रो होता है और ह्यूमन उसमें कोई सपोर्ट नहीं करता ऐसे, और उसे हम वर्जिन वेजिटेशन भी कहते हैं। ओके, चलो तो अभी इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जिसमें फॉरेस्ट के बारे में बताया है कि फॉरेस्ट को अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया है। स्टैंडर्ड 9 में भी हमने देखा था कि जो क्लाइमेट और उसके बेस पे फॉरेस्ट को डिवाइड किया गया था। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो फॉरेस्ट है उसको एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पे भी डिवाइड किया जाता है। तो उसमें पहला जो है वो है रिजर्व्ड फॉरेस्ट। अरे सबसे पहले जो फॉरेस्ट आता है वो है रिजर्व्ड फॉरेस्ट। इसमें क्या है, तो ये जो फॉरेस्ट है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता है। पूरा एरिया अगर हम देखें तो इंडिया के बहुत सारे जो
फॉरेस्ट है वो इसी में आएंगे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं नो लंबरिंग, ये जो रिजर्व फॉरेस्ट होता है वहाँ पे हम भाई जो वुड है उसको काट नहीं सकते हैं, वुड कलेक्शन भी नहीं कर सकते हैं कि भाई चलो हम काटेंगे नहीं पर वहाँ जो नीचे गिरे हुए हैं वो वुड कलेक्ट करें, तो वो भी नहीं कर सकते। एंड एनिमल का ग्रेजिंग भी यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट मेन आएंगे रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर। एक तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रहता है, दूसरा वहाँ पे हम कुछ जो पेड़ है वो काट नहीं सकते, वुड कलेक्ट नहीं कर सकते और एनिमल को ग्रेजिंग के लिए भी नहीं ले जा सकते। तो इस तरह से टोटली बैन रहेगा रिजर्व फॉरेस्ट में। सेकंड फॉरेस्ट है हमारा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। यहाँ पे क्या है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारा कंट्री का वो इसको हैंडल करता है, मैनेज बाय एडमिनिस्ट्रेशन। और यहाँ पे जो लोकल पीपल है तो उनको अलाउ किया जाता है कि भाई आपको यहाँ पे वुड कलेक्ट करने आना हो तो आ सकते हैं। अगर आपको अपने जो कैटल है उसको ग्रेजिंग कराना है तो आप ग्रेजिंग करने के लिए भी आ सकते हैं, है ना। तो दोनों काम कर सकते हैं, वुड कलेक्ट भी कर सकते हैं, ग्रेजिंग भी करा सकते हैं। उसके लिए परमिशन लेनी जरूर रहेगी। तो इतना हम जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में ये 3 पॉइंट हमें खाली ध्यान रखने हैं कि मैनेजमेंट है वो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा होगा, लोकल पीपल है उनको वुड कलेक्ट करना हो या ग्रेजिंग करना हो तो उनको परमिशन लेके वो कर सकते हैं। ओके, तो ये हुआ सेकंड फॉरेस्ट। थर्ड है अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, है ना। एक ऐसा फॉरेस्ट जहाँ पे गवर्नमेंट के अंडर में वो नहीं आता, उसको फ्री रखा है कि भाई जो भी पब्लिक है हमारे इंडिया के जो लोग हैं उसके लिए ओपन रखा है, अनमैनेज, इसको कोई मैनेज नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे कोई भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन होगा नहीं। अगर आपको यहाँ पे एनिमल ग्रेजिंग कराना है तो आप करा सकते हो, आपको ट्रीज काटने हैं तो भी काट सकते हो, वुड कलेक्ट करना है तो भी कर सकते हैं। तो ये सारी परमिशन हमें यहाँ पे रहेगी। तो आगे हमने जो देखा, पहला है रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड ये तीसरा हमारा अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। दूसरे हैं यहाँ पे जो मैनेज किए जाते हैं अलग अलग तरीके से और उसके ओनरशिप के बेस पे। तो उसमें पहला अगर हम देखते हैं तो उसमें आएगा स्टेट फॉरेस्ट, है ना। ये जो हमारा स्टेट फॉरेस्ट है वो इसमें आएगा। अभी जो ये स्टेट फॉरेस्ट है उसमें क्या होगा, तो मेन हैंडलिंग उसका है वो कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों मिलके करते हैं। हमारे इंडिया के सारे जो फॉरेस्ट है वो मोस्टली इन्हीं के अंडर में आते हैं। एंड यहाँ पे ये जो सारी कैटेगरी है तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि मोस्ट ऑफ दी फॉरेस्ट, जितने भी फॉरेस्ट है हमारे कंट्री के तो इसी में आएंगे, है ना। तो ये खाली 2 पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं स्टेट फॉरेस्ट के अंदर, किसको हैंडल कौन करता है, तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। और इंडिया के मोस्टली सारे जो फॉरेस्ट है वो इसी में आते हैं। ओके, चलो सेकंड है कम्युनल और कम्युनिटी फॉरेस्ट। कम्युनल कह सकते हैं या कम्युनिटी फॉरेस्ट कह सकते हैं। तो ये जो फॉरेस्ट है जैसे कि हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, लाइक ग्राम पंचायत, म्यूनसिपालिटीज़, कॉरपोरेशन एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत, तो ये सारे जो हमारे लोकल कम्युनिटीज़ जो रहते हैं इसके अंडर में आता है। जैसे भाई गांव के अंदर कोई छोटा सा फॉरेस्ट है तो ग्राम पंचायत हैंडल करेगा, ऐसे ही लोकल तालुका डिस्ट्रिक्ट इसमें रहता है। ओके, तो ये होता है कम्युनल फॉरेस्ट। थर्ड है प्राइवेट फॉरेस्ट। तो आज हमारे इंडिया में ऐसे प्राइवेट फॉरेस्ट भी है जो कोई एक इंडिविजुअल पर्सन का पूरा फॉरेस्ट होता है। और ऐसे हम उड़ीसा, मेघालय, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ये जो सारे स्टेट है उसके अंदर हमें ये फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। पर उसकी जो हालत है वो आज कुछ ऐसी है, बैरन पड़े हुए हैं या कुछ ऐसे है जो हैजार्डस कंडीशन में है। रीज़न क्या कि भाई ये जो फॉरेस्ट है तो इतने बड़े बड़े फॉरेस्ट को एक पर्सन इंडिविजुअली हैंडल कर सकता नहीं है ना, उसको संभालना, मेंटेन रखना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये तीसरा एक फॉरेस्ट यहाँ पे दिया गया है।
चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन किसे कहेंगे? डिफॉरेस्टेशन यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। तो बहुत सारी हमारे जो, जैसे हमें कंपनी बनानी है, कोई भी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए हम ऐसे पेड़ों को काटते हैं। तो ये जो हम डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कर रहे हैं उसे कहा जाएगा डिफॉरेस्टेशन। अलग अलग तरीके से ये डिफॉरेस्टेशन हम देख सकते हैं, जैसे कि नेचुरली भी होता है, कभी फायर हो जाता है जंगलों में तो उसके कारण भी होता है। दूसरा ह्यूमन के कारण, हम जो हमारी ग्रीड के कारण फॉरेस्ट को काटते हैं। एंड एक ग्लोबल प्रॉब्लम है ये, ऐसा नहीं कि भाई वो एक कंट्री का ये प्रॉब्लम है, पर पूरा ग्लोबली देखें तो उसके कारण ये फॉरेस्ट में अफेक्ट रहता है। चलो आगे देखते हैं डिफॉरेस्टेशन जो अभी हो रहा है ना। तो इतनी सारी जो प्रॉब्लम हो रहे हैं तो उसी इफ़ेक्ट भी तो होते हैं। तो क्या इफ़ेक्ट हो रहे हैं? तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि बहुत सारे इफ़ेक्ट है। जैसे कि हम पहला यहाँ पे बताया है इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड। जितने हम पेड़ काटेंगे तो ट्रीज से हमें ऑक्सीजन मिलता है, पर यहाँ पे ट्रीज कटने के कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बढ़ जाता है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट भी होती है। दूसरा, ट्रीज नहीं रहेंगे तो इसके कारण सॉइल इरोजन होगा। जब हैवी रेन होता है और पानी स्पीडली जाता है तो वो क्या करेगा, जो सॉइल है उसको इरोज करता जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रेनफॉल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। बहुत सारी बारिश होती है तो ऐसा कहा जाता है, हमने सुना भी है ना, कि जो जहाँ पे ट्रीज ज़्यादा होंगे तो वो रेन को अट्रैक्ट करते हैं, एनवायरनमेंट कूल रखते हैं और वहाँ पे बारिश होती है तो वो भी कम हो जाएगी। देन जो प्योर एयर है, आगे हमने देखा ना कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो ऑक्सीजन है वो कम होगा, तो हमारे पास जो प्योर एंड फ्रेश एयर होनी चाहिए ब्रीथिंग के लिए वो हमें नहीं मिलेगी। तो जो फार्म फर्टिलिटी है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, है ना। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि जो रेनफॉल कम होगा और दूसरा सॉइल इरोजन होगा है। तो सॉइल इरोजन से क्या होगा, अगर सॉइल का जो फर्स्ट लेयर है वो फर्टाइल सॉइल वाला होता है और अगर वही नहीं रहेगा तो सॉइल की फर्टिलिटी भी कम होती है, तो उससे एग्रीकल्चर को अफेक्ट आता है। एग्रीकल्चर में जो अच्छी चीज़ें ग्रो होनी चाहिए तो वो हमें प्रोडक्शन अच्छा नहीं मिलेगा। और क्या होगा, तो फॉरेस्ट एरिया जो है वो कम हो जाएगा, है ना। फॉरेस्ट कट करेंगे तो फॉरेस्ट रहेगा नहीं। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है जो वाइल्ड लाइफ है, तो उनका घर मेन हैबिटेट होता है फॉरेस्ट। अभी वही हम काट देंगे तो वाइल्ड लाइफ जो है वो कहाँ जाएगी, तो उनके लिए प्रॉपर घर नहीं मिलेंगे। अभी जब एनिमल के पास घर नहीं होती है तो वो लोग क्या करते हैं, दे एंटर इन सिटीज़। सिटी एरिया में या जो नज़दीक के गांव होते हैं वहाँ पे वो एंटर होते हैं फूड के लिए, वाटर के लिए। तो ये जो एंटर होते हैं उसके कारण प्रॉब्लम क्या होगा, तो वो लोग आके हमारे जो डोमेस्टिक एनिमल है वो डोमेस्टिक एनिमल को मारेंगे, या फिर कई बार वो ह्यूमन पर भी अटैक करते हैं। तो ह्यूमन या एनिमल के अटैक में हम उनको मार देते हैं या फिर वो हमें मार देते हैं। मोस्टली जो एनिमल है वो मरते हैं। तो इस तरह से भी एक एनिमल का डिस्ट्रक्शन होता है। बहुत सारी ऐसी जो एनिमल्स है वो एक्सटिंक्ट भी होने लगे, है ना। तो ये सारे प्रॉब्लम होते हैं। ओके, तो ये सब फॉरेस्ट का जो डिफॉरेस्टेशन हम कर रहे हैं उसके कारण प्रॉब्लम आएगा, इसकी इम्पैक्ट आएगी। अब देखते हैं हम कि अभी इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अगर हमें फॉरेस्ट को बचाना है उसके लिए क्या करेंगे। पहला है रिसर्च शुड बी कैरीड आउट टू फाइंड द ऑप्शन ऑफ वुड, कि भाई हम जो वुड फायर के लिए यूज़ करते हैं, है ना। वुड यानी यहाँ पे क्या, जो हम फायर के लिए, चूल्हा जलाने के लिए जो लकड़ियाँ यूज़ करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, उसका हमें दूसरा ऑप्शन ढूंढना चाहिए कि अगर हमारे पास कुछ और होगा तो उतने लकड़े हमारे जो है वो बचेंगे और ट्रीज़ हम काटेंगे नहीं। सेकंड पॉइंट है जो स्पेसीज़ के ट्रीज़ हम काटते हैं तो उसी को हमें ग्रो करना चाहिए। कई बार हमें जो पेड़ की ज़रूरत है वो हम काटते ही जा रहे हैं पर नए ग्रो नहीं करते, तो ऐसा नहीं करना है। वही चीज़ अगर हम थोड़ा चेंज करके करें कि भाई हमें नीम का पेड़ चाहिए तो जितने नीम के पेड़ काटते हैं उतने ग्रो करने हैं, तो ये भी एक रेमेडीज रहेगी। थर्ड पॉइंट है जो कटिंग करते हैं और उसके अंदर ऐसे ट्री है
जो टोटली ग्रो नहीं हुए हैं, अभी थोड़े ही बड़े हुए हैं, तो ऐसे जो फुल्ली ग्रोन ट्री ना हो उसे हमें काटना नहीं चाहिए। चौथा है इंडस्ट्रीज़ के लिए, कि भाई इंडस्ट्रीज़ में हम जो जो प्रोडक्ट बनाते हैं और उसका रॉ मटेरियल अगर हमें फॉरेस्ट से मिल रहा है, जो ट्रीज़ हम इंडस्ट्रीज़ के लिए काट रहे हैं, तो वो इंडस्ट्रीज़ के लिए भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो लोग भी अफॉरेस्टेशन करने में हेल्प करें। तो इंडस्ट्री की अगर सपोर्ट करता है तो उससे भी हमें ज़्यादा इजी रहता है, तो वो एक हम काम कर सकते हैं। चलो, पांचवा पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट ऑफ फॉरेस्ट, ये जो है कि भाई किस तरह से हम कंजर्वेशन करेंगे। तो उसके लिए हमें जो स्कूल एंड कॉलेज का सिलेबस है, तो उसके अंदर हमें ऐड करना चाहिए कि भाई बच्चों को भी पता चले कि फॉरेस्ट कितना इम्पोर्टेंट है। तो स्कूल एंड कॉलेज के सिलेबस में रखेंगे तो उन लोगों को स्ट्रेटेजी भी पता चल सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है जो सोशल फॉरेस्ट्री एंड एग्रो फॉरेस्ट्री है, तो उसको हमें ऐसे डेवलप करना है, ऐसे स्टेप रखने हैं कि हमें फोडर भी मिलता रहे एंड फायरवुड भी मिलता रहे, यानी दोनों का बैलेंस हो सके, सोशल एंड एग्रो फॉरेस्ट्री भी मेंटेन रहे और जो जो हमें वुड चाहिए, जो जो चीज़ें चाहिए रॉ मटेरियल में, वो भी हमें मिले। इस तरह से हम कर सकते हैं। चलो, नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हम इको टूरिज्म के नाम पे फॉरेस्ट को अगर बिगाड़ रहे हैं तो वो नहीं करना चाहिए। इसके कारण कई बार डैमेज होता है, तो हमें इसके लिए स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना पड़ेगा कि जो फॉरेस्ट एरिया है उसको हम डैमेज ना करें। और इको टूरिज़म के नाम पे जंगल सफारी में घूमने जाते हैं, है ना, और वहाँ हम बिगाड़ के आए या एनिमल को हरेस करें, तो ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए। लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलानी चाहिए, ऐसे प्रोग्राम करने चाहिए कि लोगों को पता चले कि भाई हाँ, फॉरेस्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है, वो सब हमें इसमें दिखा सकते हैं। तो ऐसे हमें पब्लिक अवेयरनेस के प्रोग्राम भी रखने चाहिए। और क्या कर सकते हैं, तो कई बार हम जैसे जंगलों में जाते हैं, है ना, और वहाँ से फायरवुड कलेक्ट करके लेके आते हैं। जो नज़दीक के गांव वाले रहते हैं वो सब यही यूज़ करते हैं, तो हमें उसका एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढना चाहिए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो भाई जो सोलर एनर्जी है वो यूज़ करना, नेचुरल गैस है वो यूज़ करना। तो अगर ये यूज़ करेंगे तो इतना फायरवुड हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम। दूसरा, जो प्रोसेस ऑफ ट्री ग्रोथ फास्टर एंड हेल्थियर, दूसरा हमें ये ध्यान रखना है कि हमें ऐसे काम करना चाहिए कि जो ट्रीज़ ऐसे हैं जो एकदम फास्ट ग्रो होते हैं और हेल्दी रहते हैं, तो वो ज़्यादा ग्रो करें। दूसरा है इन्फेक्टेड ट्रीज़ जो रहते हैं, है ना, कुछ ट्रीज़ में क्या ऐसे इंसेक्ट आ जाते हैं, पूरा पेड़ जो है उसको ड्राई कर देते हैं, तो उसको हमें रिमूव कर देना चाहिए। कि अगर ऐसे ट्रीज़ रहेंगे तो क्या होगा उससे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा और दूसरे पेड़ को भी अफेक्ट कर सकते हैं, वो धीरे धीरे स्प्रेड होंगे। तो अगर हम ऐसे ट्री को निकाल देते हैं तो दूसरे को अफेक्ट नहीं करेगा। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स है कि जो हम कर सकते हैं। और भी है, जैसे कि फॉरेस्ट फायर हुआ, तो फॉरेस्ट फायर जो होता है तो उसके लिए भी बहुत सारा डैमेज होता है ना। तो उसके लिए हमें एक सेपरेट सिस्टम बनानी चाहिए, एक ऐसा फोर्स रखना चाहिए, पुलिस फोर्स, कि वो लोग ये काम करेंगे। और जो आजू बाजू के लोग हैं, पीपल जो रहने वाले हैं, तो उनको भी हमें सिखाना चाहिए कि भाई किस तरह से हम फायर को बुझा सकते हैं, डोजिंग कर सकते हैं। तो ये दो हम कर सकते हैं। देन कुछ लोग पिलग्रिमेज प्लेसेस जो है, हमारे मंदिर होते हैं, तो वहाँ पे फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं वहाँ पे, और कई जगह पे जैसे हम परिक्रमा करते हैं, फिर भंडारा रखा जाता है। तो ऐसा हम फॉरेस्ट में जाते हैं, वहाँ पे क्या करेंगे, कचरा करेंगे। ये कचरा करने से जो हमारा फॉरेस्ट एरिया है वो पॉल्यूट होता है, तो वो नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम ध्यान में रख सकते हैं। दूसरा है जो एनिमल पैस्चर है, एनिमल ग्रेजिंग के लिए, तो उसको अलग से एक जगह रख देनी चाहिए रिजर्व, कि भाई यहाँ पे आप ग्रेजिंग करा सकते हो, इससे आगे जाना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें करके हम फॉरेस्ट को बचा सकते हैं। ओके, तो ये 8-10 पॉइंट दिए हैं, वो हमें अच्छे से याद रखने हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी। अभी हमारे जो इंडिया है उसके अंदर अलग अलग टाइप के एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स हमें दिखाई देते हैं, है ना, बहुत सारे अलग अलग है। और इसके अंदर हम देखें तो पूरे हमारे जो इंडिया का जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट एंड फिजियोग्राफी, तो उसके कारण हमें मेन डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, क्योंकि जहाँ जहाँ जैसा एनवायरनमेंट होगा ऐसे एनिमल और ट्रीज़ वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। तो वाइल्ड लाइफ में भी ये देखने को मिलता है, जहाँ पे हमारे यहाँ पे अलग अलग इंसेक्ट, बर्ड्स, एनिमल एंड वेजिटेशन है। पूरे वर्ल्ड में देखें तो 15 लाख स्पेसीज़ है वाइल्ड एनिमल की, और ऐसे जो एनिमल, बर्ड सब गिन ले हम तो टोटल मिला के 15 लाख स्पेसीज़ है। इसमें से इंडिया में कितनी है तो 81,251 स्पेसीज़, इतनी स्पेसीज़ हमारे इंडिया में पाई जाती है। वर्ल्ड में कितनी है 15 लाख, उसमें से इंडिया में 81,251, यानी ये नंबर भी हम 1 मार्क के MCQ और उसके लिए याद रख सकते हैं, है ना, 1 मार्क में आ सकता है ये। दूसरा देखें तो इंडिया का जो रैंक है, ये स्पेसीज़ की जो डाइवर्सिटी है उसमें हमारा 12th नंबर आता है। पूरी दुनिया में 12वें क्रम पे हमारा भारत देश है। ओके, चलो तो नेक्स्ट जो ये वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी है, तो उसके बाद यहाँ पे पूरा लिस्ट दिया है हमें कि इंडिया में कौन से टाइप की अलग अलग डाइवर्सिटी में एनिमल, बर्ड्स है। तो यहाँ पे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ये जो सब कंट्रीज़ के अंदर एनिमल दिखते हैं वो सारे हमारे इंडिया में हैं। जैसे अफ्रीका का ज़रक, यूरोपियन वुल्फ, वाइल्ड गॉड, कश्मीरी डियर, एलिफेंट, गिबॉन, साउथ ईस्ट एशिया से, ये सारी जगहों से है ना। तो बहुत सारे इसमें हम ब्लैक बियर, वन हॉर्न राइनो, डियर, डिफरेंट टाइप ऑफ स्नेक, पीकॉक, गोराल्ड, हॉक, किंगफिशर, फ्लेमिंगो, तो पूरा हमें नाम दिए हैं कौन से एनिमल इंडिया में हैं, वो सब हमें दिए गए यहाँ पे। स्नो लेपर्ड, ये हिमालयन एरिया में दिखता है। रेड पांडा है, तो वो जो हमारा एल्टीट्यूड वाला एरिया है वहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। देन आज हम इंडिया में देखें तो जैसे कि टाइगर एंड लायन, तो वो भी है उनके नेचुरल एरिया में हमारे इंडिया में घूमते हैं। तो ये सारे हैं, और भी दिए हैं। देखो और देख सकते हैं हम कि जब विंटर का सीज़न होता है तो माइग्रेटरी बर्ड्स है वो इंडिया में आते हैं। फिर केवलादेव नेशनल पार्क है, भरतपुर, नल सरोवर गुजरात के अंदर, तो ये विंटर के अंदर यहाँ पे भी बर्ड्स आते हैं। दूसरा सी टर्टल्स है। सी टर्टल्स जो है वो एग रखने के लिए जो उड़ीसा का कोस्टल एरिया है वहाँ पे आते हैं। फिर इंडियन पाइथन, अलग अलग टाइप के स्नेक्स, किंग कोबरा, है ना, ये सारे स्नेक भी हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। ओके, तो ये जो पूरी डाइवर्सिटी का हमें डेटा दिया है, तो ये सारे नाम खाली हमें ध्यान रखने, मोस्टली ऐसे पूछते तो नहीं हैं पर ऐसे ऐसे है वो हमें ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट पॉइंट है वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन। अभी ये जो वाइल्ड लाइफ है हमारी, तो वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक्सटिंक्ट हो रहा है। हम फॉरेस्ट काट रहे हैं, फॉरेस्ट काटने से जो उनका ह्यूमन हैबिटेट जो है एनिमल का वो डिस्ट्रॉय होगा, तो उनके लिए जगह नहीं बचेगी। जैसे टाइगर्स है, तो टाइगर पहले अगर हम देखें तो थ्रू आउट द इंडिया, पूरे इंडिया में हमें दिखाई देते थे लास्ट सेंचुरी, यानी कौन सी 20th सेंचुरी में, पर धीरे धीरे वो कम हो गए। जैसे इंडिया में गुजरात में देखो तो ईडर, अंबाजी, दांता, ये सब जगह पे होते थे। दूसरा है चीता, तो वो भी हमारे इंडिया में से एक्सटिंक्ट हो गए हैं। बहुत सारे बर्ड्स जैसे कि वल्चर, डक जो पिंक थ्रॉट वाली थी, क्रेन, आउल्स, तो आज ये धीरे धीरे कम हो रहे हैं। एंड चिलोत्रो बर्ड जो अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देते थे नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में, तो ये सारे बर्ड भी क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। तो उसका भी मेन रीज़न क्या है, हम ही हैं। हम उसको काटते जा रहे हैं फॉरेस्ट को, एनिमल का हंटिंग होता है और
हमारी ग्रीड के कारण हम ये वाइल्ड लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। दूसरा हम देख सकते हैं जो एलिगेटर फ्रेश वाटर में मिलते हैं तो वो भी अभी कम हो रहे हैं। दूसरा गंगा रिवर डॉल्फिन, जिसे गंगे डॉल्फिन कहा जाता है, वो भी कम हो रही है। टर्टल्स देखे, जो हमने आगे देखा ना उड़ीसा में सी टर्टल्स जो है, तो वो जब कोस्टल एरिया में आते हैं, पर आज वो भी कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रहा है। देन वाटरफॉल, जल बिलाड़ी जिसे कहते हैं, तो वो मेनली हमारा नर्मदा, तापी, मही एंड साबरमती, ये जो सारी रिवर है इसमें ये दिखाई देती थी, पर अभी वो भी एक्सटिंक्ट हो गई, क्योंकि जो पानी है वो गंदा हो रहा है। उनके लिए जो प्रॉपर एरिया चाहिए, एनवायरनमेंट चाहिए, वो मिलेगा नहीं, और ये मिलता नहीं है, इसके लिए कारण वो डिस्ट्रॉय होते जाते हैं।